आज हम वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि जो वायु है, वायु में अनेक प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं। इन गैसों को हम वायु से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो वायु है, वायु एक सममांगी मिश्रण है, क्योंकि वायु में कोई भी अवयव है वह क्या है, समान प्रावस्था और अवस्था में है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सममांगी सममांगी का ही अर्थ हो गया कि एक समान, वहाँ पर क्या है, कोई भी अवयव जो है समान प्रावस्था और अवस्था में है। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। यहाँ पे हम लोगों ने हमने वायु ली, उस वायु में दाब बढ़ा दिया, तापमान को कम कर दिया, करके वायु का संपीड़न कराया, संपीड़न कराकर उसे ठंडा किया, तो हमें द्रव्य वायु प्राप्त होती है। प्रभाजी आसवन कॉलम में से इस वायु को धीरे धीरे गर्म किया। गर्म करने पर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण किया कि कौन सी ऊंचाई पे कौन सी गैस उपस्थित है और उसका आयतन कितना है, वह कितना स्थान घेरी और उसका क्वथनांक। तो हम बात कर सकते हैं कि जो क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक वह है वह ताप जिस पर किसी भी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करना, उसे हम क्वथनांक कह सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का क्वथनांक यहाँ पर कितना है, -83, जबकि जो आर्गन है, आर्गन का -86, जो नाइट्रोजन है -96, जबकि जो वायु प्रतिशत आयतन में मतलब है कितना स्थान घेरी है। तो कितना स्थान घेरती है, जो ऑक्सीजन है हमारी कितना स्थान घेरी है, 20.9, जबकि जो आर्गन है 0.9, जो नाइट्रोजन है 78.1, इतना स्थान घेरती है। हम इसे एक चित्र के द्वारा समझा सकते हैं कि वायु में घटकों को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ली, एक वायु को छानक पात्र में से निर्वेश करवाया। यहाँ पर दाब तो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन जो तापमान था आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब गर्म वायु आती है, उस गर्म वायु को जल निर्गत कराते हैं। जल निर्गत कराने पर यहाँ पर क्या हो जाती है, जो गर्म वायु थी वो यहाँ पे क्या हो गई, ठंडी। तो शीतल संपीड़ित वायु उपस्थित होती है। जब इसको पृथक करना होता है तो एक तो बर्फ़ के रूप में होती है, एक द्रव्य के रूप में। तो जो बर्फ़ के रूप में होती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, जबकि जो द्रवित होता है, द्रवित होने पर क्या होती है, नाइट्रोजन और आर्गन उपस्थित होती है। अब इस नाइट्रोजन और आर्गन को प्रभाजी आसवन कॉलम में से क्या कराते हैं, हम प्रवाहित करवाते हैं। जब प्रभाजी आसवन कॉलम में से इसे गुजारा तो द्रवित ऑक्सीजन हमारे पास में प्राप्त होती है। इस प्रकार वायु के घटकों को पृथक कर सकते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु का दाब बढ़ाया जाता है, फिर तापमान को कम किया जाता है। तापमान को कम करके फिर उसे क्या कर रहे हैं, हम ठंडा करते हैं। इससे कि जो द्रवित गैस को प्रभाजी स्तंभ में से धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अशुद्ध नमूना है, उसमें क्या है, जल भी है और कॉपर सल्फेट भी है। उसमें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्रियाकलाप से समझाते हैं। यहाँ पर एक चीनी मिट्टी की प्याली ली, उसके अंदर 5 ग्राम का अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोल लेते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट तो अधिक है, लेकिन जो जल है उसकी मात्रा कम है, मतलब न्यूनतम मात्रा है, उससे उसको घोल लिया। अशुद्धियों को छान लेते हैं संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए। तो हम बात करते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन वह होता है जिसके अंदर विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत किया। तो जो जल था वह तो क्या हो गया, वाष्पीकृत, क्योंकि गर्म होते ही वह क्या हो गया, वाष्पित हो गया। जबकि बच क्या गया हमारे पास में, कॉपर सल्फेट का विलयन बच गया। विलयन को छानक पात्र से ढक ले, कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा करने के लिए शांत छोड़ दें। अब हमने क्या करा कि जो विलयन था क्योंकि कॉपर सल्फेट में थोड़ा बहुत जो हमें विलयन बच गया, उस विलयन को क्या कर दिया हमने, छानक पात्र से क्या कर दिया, उसे
छान दिया, छान कर हमने क्या कर दिया, उसे ढक कर रख दिया और शांत छोड़ दिया। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को चीनी मिट्टी की प्याली से प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने क्या किया था, जब उससे छानक पात्र से करा तो कॉपर सल्फेट तो अलग निकल गया और जो हमारे पास विलयन था उस विलयन को हमने अलग रखा, शांत छोड़ दिया था। तो कॉपर सल्फेट को हमने किससे प्राप्त किया, चीनी मिट्टी की प्याली से प्राप्त किया। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो क्रिस्टलीकरण होता क्या है, क्रिस्टलीकरण वह होता है, क्रिस्टलीकरण एक संतृप्त विलयन से ठोस पदार्थ, ठोस क्रिस्टल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र जल से जो नमक हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर भी क्या होता है, जो जल होता है, जल के साथ नमक घुला हुआ होता है, लेकिन जो जल होता है वो तो क्या हो जाता है, वाष्पित होता है, लेकिन बच क्या जाता है, नमक बच जाता है। तो वहाँ पर भी हम क्या होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार चाशनी में शक्कर को पृथक करना, वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी क्रिस्टलीकरण का ही उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण विधि सामान्यतः वाष्पीकरण विधि से, वाष्पीकरण क्योंकि वहाँ पर तो जो जल होगा वह जल तो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और हमें क्या हो जाता है, वहाँ पर क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ चीनी के समान गर्म करने पर क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। क्योंकि जो चीनी होगी, चीनी को हम गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वह मतलब थोड़ा तो क्या होगी, झुलस जाती है और ज़्यादा अगर उसको ताप मिल जाता है तो वह क्या हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में शुद्ध अशुद्धियाँ रह जाती है। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती है। अब इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है क्रिस्टलीकरण का, समुद्री जल प्राप्त कर नमक को शुद्ध करने में किया जाता है तथा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों किसी भी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास की गई के साथ कई पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है।